तो आइए शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद से। जैसा कि आप जानते हैं, सुर्खियों में है यह मामला। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है और मस्जिद के सर्वे को लेकर आज भी सुनवाई हुई और कल भी इस हवाले से अदालत में सुनवाई है। दूसरी तरफ कोर्ट कमिश्नर के तबादले पर भी फैसला आना बाकी है। देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का तूल पकड़ता मामला। अदालत में कल फिर होगी सुनवाई। सर्वे की अगली तारीख पर आ सकता है फैसला। कोर्ट कमिश्नर के तबादले पर भी फैसले का इंतजार। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अदालत में समाअत जारी है। आज भी अदालत ने इस मामले की समाअत की, जिसमें फरीकैन की जानिब से पेश किए गए दलाइल पर बहस की गई। पहले कयास आराइयां की जा रही थीं कि अदालत इस मामले पर फैसला दे सकती है, लेकिन अब बताया गया है कि कल यानी 11 मई को इस मामले की फिर समाअत होगी। हमारे साथ अंजुमन की ओर से वकील अभय यादव जी हैं। आज क्या हुआ वकील साहब, किस तरीके की बहस हुई? क्या अंजुमन की तरफ से एक प्रार्थना पत्र वकील कमिश्नर को बदलने के लिए दी गई थी। उस प्रार्थना पत्र पर आज 2 घंटे सुनवाई हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा कल की डेट नियत की है। कल का जो आदेश आएगा उसके बाद आज में पूरी बात खुलासा बदला जाएगा या नहीं। तो आप लोगों ने क्या तर्क दिया? मैंने ये तर्क दिया कि वकील कमिश्नर जो कमीशन के दौरान जो कार्रवाई कर रहे थे वह उनकी निष्पक्ष नहीं थी। वह कहीं न कहीं से वादी पक्ष से वो ग्रसित थे, लिहाजा उनको बदल दिया जाए। आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और कल के लिए तिथि निर्धारित की है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एडवोकेट कमीशन की क्या स्थिति होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हंगामा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम फरीक आमने सामने हैं। सर्वे के लिए टीम 2 दिन तक मस्जिद पहुंची, लेकिन सर्वे नहीं हो सका। इस बारे में हिंदू फरीक की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि मस्जिद के अंदर बहुत से लोग मौजूद थे जिन्होंने सर्वे को ठीक से नहीं होने दिया। दूसरी जानिब मुस्लिम फरीक का कहना है कि सर्वे के नाम पर मस्जिद की दीवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है, जिसके लिए फैसले का इंतजार है। अदालत के हुक्म के बाद ही मजीद सर्वे किया जाएगा। इस मामले में एक फरीक ने कोर्ट कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा भी किया है। उनका कहना है कि केस की मुंसिफाना तहकीकात के लिए सीनियर वकील को मुकर्रर किया जाए और मौजूदा कोर्ट कमिश्नर को तब्दील किया जाए। इस मामले पर भी अदालत ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। मुस्लिम फरीक इस पर फैसले का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि अदालत किसी भी वक्त कमिश्नर के हवाले से अहकामात जारी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के 1991 वर्शिप एक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है, जो किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। यह कहना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी का। उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी इबादतगाह में कोई तब्दीली नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़े के फैसले के वक्त भी ये बात कही गई थी कि और दीगर जो मामले हैं उसमें किसी भी तरह की मदाखलत नहीं होगी, लेकिन अब यह सब होना कहीं ना कहीं जमहूरी कदरों को पामाल करने वाला है। इस पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने बाकायदा एक गाइडलाइन तय कर दी कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है कि हिंदुस्तान में जो भी मस्जिदें हैं या जो भी इबादत गाहें हैं, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, वो एज इट इज़ रहेगी। अब उसमें किसी भी तरीके की कोई मुदाखलत नहीं की जा सकती है। बाकायदा ये पार्लियामेंट की तरफ से कानून बना है। और वो आप देखिए कि जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला जब हल हुआ तो उसमें बाकायदा तौर पर ये बात कोट की गई थी कि जो और विवादित जो जगहें हैं उसमें किसी भी तरीके की मुदाखलत नहीं की जा सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, जब बाकायदा पार्लियामेंट की तरफ से एक्ट पास है, तो अब इस तरह की बात को लेके आना, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में एक कहीं न कहीं एक मुदाखलत है और जो कानून बना हुआ है उसमें मुदाखलत है।
और दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बुलडोजर अपना काम कर रहा है। जी हां, जुनूबी दिल्ली कारपोरेशन के जरिए जो गैर कानूनी तजावुजात हैं उसकी तजावुजात मुखालिफ मुहिम में चलाई गई। हंगामा भी हुआ, सियासत भी हुई, लेकिन इस इलाके की एक तस्वीर ऐसी है जो कूड़े कचरे से भरी हुई है। यहां के लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में जुनूबी दिल्ली कारपोरेशन पर यह सवाल उठ रहे हैं कि वो अपना साफ सफाई का काम और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी क्यों नहीं निभा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जुनूबी दिल्ली कॉरपोरेशन के तजावुजात हटाओ मुहिम के तहत चले बुलडोजर की नाक के नीचे ये कूड़ा करकट अभी शाहीन बाग में डेरा जमाए हुए है। कालिंदी कुंज रोड पर लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर ये कूड़ा कुछ इस तरह फैला हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि कूड़ेदान कहाँ है और सड़क कहाँ है। बदबू इतनी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। शाहीन बाग के जिस इलाके से बुलडोजर गुजरा है उसी से सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले की ये तस्वीर अपने आप में बड़ा सवाल है। यही वजह है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं लोग तो यहाँ बदबू में रहते रहते परेशान हो गया हूँ। और सुबह के टाइम में 8 नंबर से जितने गली के अंदर से बच्चे आते हैं, बस वहीं पे नहीं खड़ी होती है। आगे नीम के पेड़ है करीब 100 मीटर पर, वहाँ पर बस खड़ी होती तो बच्चे लोग जाते हैं, वहाँ पर कोई आदमी रुक नहीं पाते, इतनी बदबू होती है। देखिए, एमसीडी जो है जो काम करने के वो तो करती नहीं है, और बिला वजह जो इंक्रोचमेंट है कहाँ यहाँ। कल आई उसे कोई इंक्रोचमेंट मिला नहीं यहाँ और उसको खाली हाथ वापस जाना पड़ा। बिला वजह का हाइप बनाना है। और ये जो एमसीडी जो कल ड्राइव थी ये शाहीन बाग एनआरसी और का जो प्रोटेस्ट था उसको लेके थी। मैं क्या बोलूँ, ये तो गंदगी है ही, ये नहीं रहना चाहिए। एमसीडी को इस पर ध्यान देना चाहिए था। ये सब चीज़ पर ध्यान है नहीं, लेकिन उल्टा पुल्टा चीज़ पर ध्यान है। क्या आपको लगता है एमसीडी का बुलडोजर अब कूड़े पर चलना चाहिए? बिल्कुल पूरे पर चलना चाहिए। जो अनलीगल है, जहाँ अनलीगल है वहाँ चलना चाहिए। हर एक चीज़ पर चलना चाहिए। कालिंदी कुंज रोड पर बने इस कूड़ादान के पास से रोजाना मुसाफिरों की बसें गुजरती हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से बस में सवार होते हैं। स्कूल की बस यहीं आती है और फिर खवातीन, बुजुर्ग और नौजवानों को यहीं पर बस का इंतजार करना पड़ता है। इंतजार के साथ साथ इन्हें बदबू भी झेलनी पड़ती है। लोगों का मुतालबा है कि अब कूड़े कचरे पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। कूड़ा तो उठना ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि कूड़े के आड़ में आगे भी तो कुछ हो सकता है ना। मतलब कूड़ा हो जाए तो दी बेस्ट। वो तो सभी को, सफाई सबको अच्छी लगती है तो हमको भी अच्छी लगती है। पर अगर बुलडोजर के चक्कर में अगर आप कहें इसको भी आधा हिस्सा ले लें तो वो तो गलत ही है ना। क्योंकि ये कॉलोनी बसाने के लिए भी मतलब पुलिस की और सबका ही, सभी का हाथ होता है ना। जब कॉलोनी ऐसे तो बस नहीं गई। बहुत मुश्किल हो रहा है खड़ा होना। तो बल्कि कूड़े पर बुलडोजर चलना चाहिए। कूड़ा बहुत परेशानदेह है और इसमें हमारी लोगों की, पब्लिक की भी कमी है और गवर्नमेंट की भी कमी है। दिल्ली कॉरपोरेशन की अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि वो दिल्ली शहर की साफ सफाई का ख्याल रखे, कहीं भी कचरा जमा ना होने दे। लेकिन इन तस्वीरों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस जानिब तवज्जो कम दी जा रही है। कल शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट के खिलाफ एमसीडी ने ड्राइव चलाई, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ। जमकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन ये भी शाहीन बाग का ही इलाका है और 8 नंबर पर बना ये कूड़ेदान लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। यही वजह है कि शाहीन बाग के लोग अब चाहते हैं कि एमसीडी कूड़े के खिलाफ बुलडोजर चलाए। कैमरामैन नंगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फिरका वाराना फसाद और हुकूमत की इन्हेदामी कार्रवाई को लेकर जमीयत उलमा के मरकजी और रियासती वफ्द ने खरगोन का दौरा किया और फसाद मुतासरीन से मुलाकात करके उनकी हर मुमकिन मामले में मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि हमारा मकसद खरगोन में अमनो अमान की बहाली और मुतासरीन की बाज़ाबतकारी है। लेकिन खरगोन में हालात इसलिए नागुफ्तबे होने के हैं क्योंकि हुकूमत और इंतजामिया ने वहां पर राजधर्म का पालन नहीं किया। जमीयत उलमा का खरगोन दौरा और मुतासरीन की बाज़ाबतकारी को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MP जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। खरगोन तशद्दुद, पुलिस एक्शन, हुकूमत की कार्रवाई
लोगों के नुकसानात इंतजामी कार्रवाई का जायज़ा लेने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और मरकज़ी जमीयत उलमा के लोगों ने वफद ने खरगोन का दौरा किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी हारून साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं, हाजी साहब आप लोगों ने दौरा किया तो उसमें क्या निकल कर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा हिंद के नाज़मी मौलाना हकीमुद्दीन साहब और मैं हाजी मोहम्मद हारून, प्रेसिडेंट जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, और हमारे और लोग जनाब मुनीर साहब और वहाँ के मुकामी लोगों के साथ हमने खरगोन के इफ़ेक्टेड एरिया का दौरा किया। और सबसे पहली बात ये कहूँगा कि जो बातें अखबारात में और टीवी के ज़रिए से हम तक मालूम हुई उससे 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ़ दे मंज़र वहाँ हमको देखने को मिले। जो करोड़पति थे वो इस वक्त फ़कीर हो गए, इतना बड़ा नुकसान वहाँ हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि नुकसान दंगाइयों ने नहीं किया। दंगाई जो दोनों तरफ के लोग लड़े वो वक्ती था, क्षणिक था, और उसमें दोनों तरफ से लड़ाई हो गई, कुछ इन्होंने मारा कुछ उन्होंने मारा। लेकिन उसके बाद जो पुलिस एक्शन और प्रशासन की कार्रवाई हुई है वो देखकर अजीब लग रहा है। बग़ैर तहकीक के पुलिस ने लोगों को मुलजिम समझ लिया और मुजरिम समझ लिया, और उनके मकानात को जो कोई अतिक्रमण नहीं था, 50-50 साल से ख़रीदी हुई ज़मीन पर मकान बने हुए हैं, होटलें बनी हुई हैं, कारखाने बने हुए हैं, वो सब लूटे गए, इसी तरह जलाए गए। और पहली बार ये शिकायत मिली कि खाकी कपड़ों में लोग, बज़ाहिर लोग ये कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले ही होंगे, लेकिन ये तहकीक की बात है कि उन्होंने गरीबों के मकानों के अंदर दरवाज़ों को तोड़ा और जो भी सामान मिला, गेहूं के दाने भी नज़र आए, कुछ चूड़ियाँ नज़र आईं, कुछ पैसा नज़र आया, वो सब सामान लूट लिया। इसकी बड़ी तादाद है। हमारी टीम ने तहकीक भी की है, सर्वे भी किया है, और अभी हम लगा रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, और ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ तो रिपोर्ट पागल, कुछ ऐसे जो जेल में हैं, कुछ ऐसे जो है लंगड़े लूले हैं, इन सब के उनको गिरफ्तार कर लिया और जेलों में डाल दिया। तो बहुत अफसोस की बात है। मेरा ये कहना रहा है कि हुकूमत तो सबकी होती है, प्रशासन सबके लिए होता है, और उसको अगर कुछ दो लोग लड़ लिए हैं तो उन दोनों के ऊपर प्यार मोहब्बत का हाथ रखना चाहिए था और मिलाने की कोशिश करना चाहिए थी। मिलाने की कोशिश नहीं की गई फौरी तौर पर। अगर वाकई कोई मुजरिम है तो ठीक है, अदालत उसका फैसला करेगी, लेकिन खामखा जिनको पकड़ लिया गया है जल्दबाजी के अंदर, उनके मुकदमे ख़त्म होना चाहिए। ज़मानत ही वो हल नहीं है उसका। मुकदमात को, गवर्नमेंट को, सरकार को वापस लेकर अमन और शांति और भाईचारे का माहौल बनाने की कोशिश करना चाहिए। हम देखते हैं कि जमीयत उलमा के वफद ने जो वहाँ पे खरगोन का दौरा किया, दौरे के बाद जो उनको चीज़ें मिली हैं, तो जमीयत उलमा ने जहाँ पे एक फैसला किया है कि उनकी बात की थी, वहीं वो जो है जमीयत का मुतालबा भी है कि वो लोग जिनके खिलाफ जो है जो मुकदमात कायम किए गए हैं और वो लोग कसूरवार नहीं है, उनके मुकदमात को वापस लिया जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। सफर हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश के 19 आज़मीन हज ने कुरे में अपना नाम आने के बाद भी कुछ माली मुश्किलात की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश से 3417 आज़मीन हज ने दरख्वास्त की थी, जिसमें से बिना महरम के सफर हज पर जाने वाली 16 खवातीन को रास्त तौर पर रिजर्व कैटेगरी के तहत मौका देने के बाद मध्य प्रदेश के 1764 आज़मीन हज के लिए 4 मई को कुरानंदाजी की गई थी। मरकजी हज कमेटी की जानिब से कुरानंदाजी में मुंतखब आज़मीन हज को पहले 6 मई तक सफर हज के लिए मसारिफ की पहली किस्त जमा करने का सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन जब मुल्कगीर सतह पर बड़ी तादाद में आज़मीन हज पहली किस्त के 81,000 रुपये जमा नहीं कर सके, तो तारीख में तौसी करते हुए 10 मई तक पहली किस्त जमा करने का सर्कुलर जारी किया गया। मध्य प्रदेश किस्त जमा करने के लिए आखिरी दिन तक 19 आज़मीन हज ने अपना नाम वापस ले लिया है। देखिए, आज लास्ट डेट है सेंट्रल हज कमेटी की गाइडलाइन के हिसाब से, और अभी तक हमारे पास 19 लोगों की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं रिजेक्शन के लिए। तो अभी तक 19 फॉर्म जो हैं हज के नहीं जाने के लिए रिजेक्शन का आया है हमारे पास एप्लीकेशन। ये डेट फिर एक्सटेंड होने के इम्कान है? नहीं, अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया। अगर आता है तो उसकी इत्तला प्रेस नोट के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए कर दी जाएगी। और आगे प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, आगे की जो सेंट्रल की गाइडलाइन आएगी, नेक्स्ट स्टेप जो भी आता है उसको फॉलो किया जाएगा। उसके बारे में यानी आवाम को, जो हाजी हजरात जाने वाले, उनको फ़ौरन सूचना दी जाएगी।
स्टेट से कोटा आएगा? ये डिपेंड करता है सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया पे। अगर कोई रिजेक्शंस होते हैं अदर स्टेट्स में या तो उसमें जो सरप्लस सीटें होंगी वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड होती हैं, आएगा तो उसके बारे में भी इत्तला कर दी जाएगी, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगी। खास बात इंडिया में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। ऐलान हक में खतरे दारो रसन तो है, लेकिन सवाल यह है कि दारो रसन के बाद इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। नाजरीन, आज मारूफ नगमा निगार, तरक्की पसंद शायर अतहर हुसैन रिजवी अलमारूफ कैफी आजमी का यौम वफात है। कैफी आजमी सिर्फ एक शख्सियत या शख्स नहीं बल्कि अपनी ज़ात में एक अंजुमन, एक इदारा और एक अहद थे। बतौर खराज अक़ीदत पेश है ये खास रिपोर्ट। मारूफ शायर व नगमा निगार कैफी आजमी की पैदाइश रियासत उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के गांव मजवा में 14 जनवरी 1919 को हुई थी। आपका ताल्लुक एक बाइज्जत व बावकार जमींदार घराने से था और आपके वालिद फतेह हुसैन रिजवी आजमगढ़ से बहराइच तक तहसीलदार व जमींदार के हवाले से अपनी मखसूस व मुनफरिद शनाख्त रखते थे। कैफी आजमी की इब्तदाई तालीम मजहबी व दीनी खतूत पर लखनऊ के तारीखी मदरसा सुल्तानुल मदारिस में हुई, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी के साथ साथ फिक़्ह और दीगर मौज़ूआत पर भी खातिर खाह दस्तरस हासिल की। इसके बाद कैफी कानपुर और फतेहपुर समेत कई शहरों को जिंदगी का पड़ाव बनाते हुए मुंबई पहुंच गए, जहां उनकी जिंदगी, शायरी और शनाख्त ने बुलंदियों और अजमतों का सफर तय किया। बुनियादी तौर पर कैफी आजमी नज्म के शायर थे, लेकिन बशमूल गजल उन्हें दीगर असनाफ सुखन पर भी मलका हासिल था। 11 साल की उम्र में जब कैफी आजमी ने अपनी पहली गजल कही थी तो यह आसार नुमाया हो गए थे कि आने वाला वक्त कैफी का वक्त है और कैफी का अहद है। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। तरक्की पसंद शायर की हैसियत से भी कैफी आजमी ने गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरने वाली कैफी की नज़में और नगमे आज भी लोगों के ज़हन दिल पर रकम है। एक मुकालमा निगार और नगमा निगार की हैसियत से भी कैफी ने इल्म फिल्म की अदबी और समाजी मेयार को जिस तरह बुलंद किया वो उन्हीं का हक था। हुब्बुल वतनी के जज्बों से सरशार उनके नगमे आज भी जुबान ज़दे खासो आम हैं। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपनी तसनीफ आवारा सजदे, झनकार और सरमाया में कैफी ने अपने ख्यालात और अफकार को जिस अंदाज से शायरी के साँचे में ढाला है, इसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं। उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर भी अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार जिस अंदाज से किया था वो सियासी, समाजी और अदबी तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब है। राम बनवास से जब लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक़्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। कैफी ने जिस मौजू पर भी कलम उठाया उसका मुकम्मल हक अदा कर दिया। आज कैफी को इस जहां से रुखसत हुए 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन वो अपने अफकारों, ख्यालात और तख्लीकी शाहपारों की शक्ल में हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे और आने वाली नस्ल उनके रोशन ख्यालात से खूबसूरत माशरे और सेकुलर मुल्क की तामीर करती रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी मामले पर अब आमने सामने है, जहां मध्य प्रदेश के पंचायत और बल्दियाती इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान तेज हो गया। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सरकार के जरिए जहां रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही है, वहीं एमपी कांग्रेस तर्जुमान व अर्जी गुजार सैयद जाफर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत की बड़ी नाकामी से ताबीर किया। कांग्रेस ने इस मामले में ओबीसी रिजर्वेशन के पीछे हुकूमत की साजिश को बेनकाब करने की भी बात कही है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही
पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। और बात करेंगे अजमेर में ख्वाजा के दरबार में हुई एक बड़ी चोरी की। जी हां, अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में एक मर्तबा फिर जेवरात की चोरी का मामला सामने आया। इस बार चोर जायरीन के 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी करके रफू चक्कर हो गए। दिल्ली के जायरीन ने दरगाह के खादिम के जरिए दरगाह थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले मोइन कुरैशी अपनी अहलिया के साथ ख्वाजा के दरबार पहुंचे थे। दरगाह के अंदर आस्थाने में ज़ियारत के दौरान बैग से 20 लाख के जेवरात चोरी कर लिए गए। चोर ने भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। ज़ियारत करने के बाद जैसे ही वो निकले तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने चेक किया अपना पर्स, तो उसमें कुछ हार बताते हैं वो 20 लाख के करीब कीमत का हार था, जो किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने निकाल लिया। उनके द्वारा हमने जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो दिखाए हैं, कुछ लोगों पे शंका जाहिर की है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और पुरुष हैं। जांच चल रही है, कर रहे हैं। एफआईआर कल ही रजिस्टर कर ली थी, क्योंकि जो जायरीन थे उनको बहुत जल्दी थी जाने की। वो थाने में भी मुश्किल से बेमुश्किल 5 मिनट रुके, उसके बाद रवाना हो गए। और उनका जो यहाँ पे जो दरगाह में जो खादिम थे, उन्होंने एफआईआर कराई है और जांच कर रहे हैं। और अब आप देखिए क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, स्वागत है आप सभी का ज़ेड पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा। इससे पहले हमने अल्टकॉइन पर चर्चा की है। आज हम बात करेंगे एक रिलेटेड एस्पेक्ट्स अल्टकॉइन सीजन्स की। अल्टकॉइन सीजन वो पीरियड है जब नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज, जिन्हें अल्टकॉइन कहा जाता है, वो बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और दुनिया भर में वाइडली ट्रेड की जाती है। ये क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इतने बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम को कमेंट करते हैं कि एक वेल नोन मैट्रिक है जो बीटीसी की तुलना नॉन बीटीसी क्रिप्टो करेंसीज से करता है। बिटकॉइन डोमिनेंस नामक ये मैट्रिक बिटकॉइन और रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट कैप के रेशियो को दर्शाता है। एक समय में मार्केट पर बिटकॉइन का डोमिनेंस 100% था, लेकिन अल्टकॉइन की पॉपुलैरिटी ने बिटकॉइन के डोमिनेंस को प्रभावित किया है। तो जब अल्टकॉइन का मार्केट कैप बिटकॉइन से बेहतर होने लगता है, तब अल्टकॉइन सीजन की शुरुआत होती है। अल्टकॉइन सीजन क्यों होता है? जब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो जाती है और इन्वेस्टर बेटर प्रॉफिट के लिए दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता है। एनएफटीएस और डेफी जैसे बदलते ट्रेंड्स 2020 में डेफी, 2021 में एनएफटीएस और इस साल वेब 3.0 ट्रेंड में है। बदलते ट्रेंड की वजह से बिटकॉइन की जगह अल्टकॉइन की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में अगर अल्टकॉइन का मार्केट कैप बढ़ने लगे तो अल्टकॉइन सीजन आ जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।